इंडिया और चाइना दोनों ने अपनी इकोनॉमी को लगभग एक ही समय पर लिबरलाइज किया था और दोनों ही देशों के पास श्रम शक्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके बावजूद इंडिया आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना से काफी पीछे है। वर्तमान में चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। टोटल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में चाइना की भागीदारी ज्यादा होने के कारण इसे वर्ल्ड्स फैक्ट्री भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पब्लिश्ड डेटा के अकॉर्डिंग साल 2019 में चाइना ने टोटल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 28.7% कंट्रीब्यूट किया था। वहीं इंडिया का कंट्रीब्यूशन मात्र 3.1% था। हैरानी की बात तो यह है कि एक्सपर्ट्स की माने तो इंडिया खुद अपने इंपोर्ट्स के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। साल 2021-22 में चाइना ने इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स में 15.4% कंट्रीब्यूट किया था। पिछले 2 दशकों से इंडिया अपने एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए भी चाइना पर ही डिपेंडेंट है। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में 25% से ज़्यादा वैल्यू एडेड में चाइना का कंट्रीब्यूशन होता है। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी अपने एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए चाइना से सप्लाईज पर निर्भर होते हैं। डेटा के मुताबिक चाइना की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी से 1.6 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब एक एवरेज चाइनीज वर्कर एक एवरेज इंडियन वर्कर से 1.6 टाइम्स ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से चाइना का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इंडिया के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पहले चाइना भी इंडिया के जैसे एक पुअर एग्रेरियन इकोनॉमी था, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि चाइना आज वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन चुका है, जबकि इंडिया आज भी इंडस्ट्रियली बैकवर्ड कंट्री है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इतनी कॉमनैलिटीज के बावजूद भी एक तरफ चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मामले में पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लिबरलाइजेशन के 30 सालों बाद भी टोटल जीडीपी में सिर्फ 16% कंट्रीब्यूशन करता है। आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। शुरुआत चाइना के इंडस्ट्रियल सक्सेस के पीछे के रीजन से करते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार चाइना के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मेजर रोल रहा। चाइना के प्रेसिडेंट डेंग ज़ाओपिंग ने ईयर 1978 में ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा की। चाइना का मार्केट साइज, लो लेबर कॉस्ट, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर ओपननेस और फॉरेन मार्केट का इजी एक्सेस को देखते हुए दुनिया भर के डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस, जापान, जर्मनी से इन्वेस्टर्स चाइना में इन्वेस्टमेंट करने लगे। लिबरलाइजेशन के 15 इयर्स के अंदर चाइना में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन पहुंच गया। आज भी चाइना पूरे एशिया में सबसे ज्यादा एफडीआई रिसीव करने वाला देश है। इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग एफडीआई ने चाइना की जीडीपी इंक्रीज करने में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड सेक्टर डेवलप करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। दोस्तों, चाइना में हाई एफडीआई की एक वजह वहाँ की टैक्सेशन पॉलिसी भी है। ईयर 1980 से 1993 के दौरान चाइनीज गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी टैक्स इंसेंटिव्स को इंट्रोड्यूस किया था। उदाहरण के तौर पर गवर्नमेंट ने टैरिफ बैरियर्स और इनकम टैक्स को रिड्यूस कर दिया था। ईयर 1994 में चाइना ने यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम को लागू किया, जिसके तहत सारे इन्वेस्टर्स, चाहे वो डोमेस्टिक ओरिजिन के हों या फॉरेन ओरिजिन के, उन पर सेम टैक्स रेट अप्लाई होगा। इसके अलावा मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट के लिए चाइना ने टैक्स रिफंड प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया। टैक्स रिफंड प्रोग्राम के तहत जो भी एमएनईज अपने प्रॉफिट को वापस चाइना में ही रीइन्वेस्ट करते हैं, उनका कम से कम 5 सालों के लिए 40% का टैक्स रिफंड प्रोवाइड किया जाता। कुछ स्पेसिफिक केसेस में, जैसे हाईटेक और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए यह आंकड़ा 100% टैक्स रिफंड तक भी एप्लीकेबल था। आज भी चाइना में इंडस्ट्रियल सेक्टर और टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कई सारे टैक्स इंसेंटिव्स के प्रोविजंस हैं। दोस्तों, एफडीआई के अलावा चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ऊंचाई तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए बेहद जरूरी होता है। चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को समझते हुए शुरू से ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया। चाइना ने भारी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण लाखों लोगों को रोजगार मिला, उनकी आमदनी बढ़ी और उनका परचेसिंग पावर भी बढ़ा, जिसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेसिक इंग्रेडिएंट माना जाता है। चाइना अभी भी अपने टोटल एक्सपेंडिचर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है। एक ब्लूमबर्ग एनालिसिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2022 में चाइना का प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कम से कम $2.3 ट्रिलियन जितना है और ज्यादातर प्रोजेक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं।
तो दोस्तों ये थे चाइना के इंडस्ट्रियल सक्सेस के रीजंस, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टैक्सेशन पॉलिसी। इसके अलावा चाइना स्किल्ड वर्कफोर्स के मामले में भी इंडिया से काफ़ी आगे है। अब हम वीडियो के अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इंडिया के इंडस्ट्रियल फेलियर के पीछे के रीजंस को एनालाइज करेंगे। दोस्तों चाइना के बाद इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन वाला देश है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार वर्तमान में इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 67.4% 15 से 64 ईयर्स के एज ग्रुप से बिलोंग करता है और लगभग 40% यूथ पॉपुलेशन यानी कि 13 से 35 ईयर्स के बीच में है। हैरानी वाली बात यह है कि सफिशिएंट वर्कफोर्स होने के बाद भी इंडिया में अधिकतर इंडस्ट्रीज लेबर क्राइसिस फेस कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि इंडिया में 80% वर्कफोर्स अनस्किल्ड है और सिर्फ 20% के पास ही रेलेवेंट स्किल्स हैं। साल 2020 में रिलीज हुए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया स्किल्ड पॉपुलेशन के मामले में टोटल 162 कंट्रीज में 129th पोजीशन पर है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इंडिया की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार काफ़ी हद तक यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम है। इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर काम वोकेशनल स्किल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम बुकिश नॉलेज पर ज़्यादा एम्फेसिस देती है। लेटेस्ट इंडिया स्किल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 45.6% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल हैं। इंडिया में स्किल्ड लेबर फोर्स के शॉर्टेज की दूसरी सबसे बड़ी वजह लोअर फीमेल पार्टिसिपेशन है। डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के टोटल लेबर फोर्स में 20% विमेन है। सोशल सपोर्ट नहीं होने के कारण विमेन टेक्निकल जॉब्स के लिए रिक्वायर्ड ट्रेनिंग नहीं ले पाती। यदि इंडिया ने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का सुनहरा फेज इंडिया के हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों जैसा कि हमने चाइना वाले सेक्शन में डिस्कस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग लो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में सबसे बड़ी बाधा है। लेटेस्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ग्लोबली 49th पोजीशन पर है। हाल ही में इंडिया के पावर सेक्टर में थोड़ी सुधार देखी गई। हालांकि स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को अभी भी पावर शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और अनस्टेबल पावर सप्लाई का असर उनके प्रोडक्शन प्रोसेस पर भी पड़ता है। लेकिन इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की स्थिति अब भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काफ़ी पुअर है। रोडवेज इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है। इनफैक्ट इकोनॉमिस्ट रोड को ग्रोइंग इकोनॉमी का बैकबोन कहते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 65% से ज़्यादा गुड्स रोडवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन ओवर क्राउडेड रोड्स होने के कारण काफ़ी समय और फ्यूल की बर्बादी हो जाती है। इसके अलावा इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम की मुख्य वजह यह है कि इंडिया ने शुरू से ही इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया। एक एस्टिमेट के अनुसार इंडिपेंडेंस के बाद 50 सालों तक इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऑन एन एवरेज इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3% रहा है, जबकि आइडियली इंडिया को अपने जीडीपी का 6.5% से भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी। वही चाइना की बात करें तो चाइना ने एवरेज बेसिस पर अपने जीडीपी का 9% इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। अभी भी इंडिया सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट फेस कर रहा है। 2019-20 में कंडक्ट किए गए एक इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2025 तक इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में $1.4 ट्रिलियन रुपए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को फिल करने के लिए काफ़ी है। इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पाने के लिए और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। दोस्तों ईयर 1991 इंडिया के लिए माइलस्टोन ईयर था। इस साल अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करके इंडिया ने विकास के एक नए दौर में कदम रखा था। लेकिन हम सब इस बात से अच्छे से वाकिफ हैं कि अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का फैसला इंडिया के लिए मजबूरी था। 1980 के दशक में इंडिया अपने इतिहास के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। फॉरेन एक्सचेंज की इतनी कमी हो गई थी कि इंडिया 3 हफ्तों से ज़्यादा के इंपोर्ट्स को फंड ही नहीं कर पाता। महंगाई आसमान छू रही थी। इस बीच दुनिया में ऑयल क्राइसिस ने इंडिया के इकोनॉमिक क्राइसिस को और भी गहरा करने का काम किया। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के पास इकोनॉमी को ओपन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। लेकिन समस्या की बात यह है कि इकोनॉमी को लिबरलाइज करने के बाद भी इंडिया ने चाइना जितना FDI रिसीव नहीं किया। दोस्तों यहाँ पर पॉलिटिकल चॉइसेस के बीच के डिफरेंस का महत्व समझना भी जरूरी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी भी देश में FDI को अट्रैक्ट करने में वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप के विजन का बड़ा रोल होता है। चाइना के केस में वहाँ के लीडरशिप में देश के विकास को लेकर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देखने को मिला।
उदाहरण के लिए जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, चाइनीज गवर्नमेंट ने टैक्स इंसेंटिव्स और लिबरल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टर्स को चाइना में इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ावा दिया। लेकिन इंडिया के केस में क्योंकि इंडिया ने विलिंगली अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं किया था, हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं देखने को मिला। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए कोई बड़ी मोटिवेशन नहीं थी। इंडिया के बदले वो दूसरी डेवलपिंग एशियन कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी ऑलरेडी मार्केट ओरिएंटेड था, जैसे चाइना, सिंगापुर और इंडोनेशिया में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और तो और इंडिया में जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज आते हैं वो ज़्यादातर कंज्यूमर गुड्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, ना कि हाई टेक गुड्स में। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैसे स्किल्ड वर्कफोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ नहीं हो पाई। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंडियन लॉज और रेगुलेशंस की जो इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर के विकास पर विघ्न डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड एक्विजिशन लॉ की। दोस्तों, इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लैंड एक्वायर करना बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत किसी भी प्राइवेट कंपनी को लैंड एक्वायर करने के लिए 80% अफेक्टेड फैमिली से उनकी सहमति लेनी पड़ती है। एक्ट के तहत एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट टीम का गठन होता है जो ये तय करता है कि इंडस्ट्री सेटअप करने का पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट उसके सोशल कॉस्ट से ज़्यादा है या फिर नहीं। बेनिफिट ज़्यादा पाए जाने पर ही कंपनीज को लैंड एक्विजिशन की परमिशन मिलती है। एसआईए की जांच पहले लोकल गवर्नमेंट और फिर स्टेट गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलने के बाद अगले दिन न्यूज़पेपर और ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन जारी होता है और लैंड ओनर्स को लैंड ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए 60 डेज का टाइम दिया जाता है। कंपनीज को, लैंड ओनर्स को कंपनीज कॉम्पनसेशन और अफेक्टेड फैमिलीज के किसी एक सदस्य को नौकरी भी देनी होती है। कॉम्पनसेशन अमाउंट रूरल एरियाज के लिए मार्केट रेट से 4 गुना ज़्यादा और अर्बन एरियाज के लिए 2 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस के टाइम टेकिंग और कॉस्टली होने के कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया में इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने से पीछे हट जाते हैं। लैंड एक्विजिशन लॉ के अलावा इंडिया के रेस्ट्रिक्टिव लेबर रेगुलेशंस ने भी इंडिया को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के पोटेंशियल बेनिफिट्स को रियलाइज करने से रोका है। उदाहरण के तौर पर ट्रेड यूनियन एक्ट और द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत एक कंपनी में काम कर रहे कोई भी 7 कर्मचारी मिलकर एक यूनियन का गठन कर सकते हैं। इसकी वजह से एक कंपनी में कई यूनियंस बन जाते हैं और कंपनी का ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। यदि बात करें कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की, तो यह एक्ट फर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को हायर करने के अगेंस्ट कई बाधाएं क्रिएट करती हैं। दोस्तों, इंडिया में और भी ऐसे करीब 200 लेबर लॉज हैं। इन लॉज का सीधा असर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पर होता है। इंडिया अभी अपने पास मौजूद अबेंडेंट लेबर फोर्स के नेचुरल एडवांटेज को यूज करने से चूक रहा है। यहाँ हमें ये समझना होगा कि यूँ तो इन लेबर लॉज को वर्कर्स के बेनिफिट के लिए लागू किया गया था, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार इन लॉज ने वर्कर्स को बेनिफिट कम और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो ज़्यादा किया है। तो दोस्तों, इंडिया का चाइना के पीछे होने की मेन वजह है अनस्किल्ड वर्कफोर्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। यदि इंडिया इन फैक्टर्स पर काम करे तो इंडिया के पास भी चाइना जैसे मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउसेस बनने की पूरी पोटेंशियल है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए कई पॉलिसीज लाए हैं। इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर होपफुल हैं कि इन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंडिया आने वाले समय में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट सेक्शन की ओर, जहां हम ऐसे ही कुछ पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 25 सितंबर 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस एक्टिविटीज से रिलेटेड ऐसे 25 क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया है जिनमें बदलाव लाने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को इजी और स्मूथ प्रोसेस बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। गवर्नमेंट ने बिजनेस सेटअप करने, इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने, कंस्ट्रक्शन परमिट्स प्राप्त करने, न्यू प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने, टैक्स पे करने और इंटरनेशनल ट्रेड इत्यादि से रिलेटेड लॉज में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं। साल 2022 के वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया 63rd पोजीशन पर है।
वहीं 2014 में इंडिया की रैंक 142nd थी। मेक इन इंडिया के तहत गवर्नमेंट ने इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए भी कई इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि कुछ सेक्टर्स जैसे टेलीकॉम, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, कोल इंडस्ट्री, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि में 100% एफडीआई अलाउड कर दिए गए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन कंपनीज को टैक्स इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करा रही है। डेटा के हिसाब से मेक इन इंडिया के आने से इंडिया में एफडीआई फ्लो में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई। साल 2014-15 और 2021-22 के बीच इंडिया ने एफडीआई इनफ्लो में 55% की इंक्रीमेंट रिकॉर्ड की। पिछले 2 सालों में पैंडेमिक के बावजूद इंडिया ने टोटल $165 बिलियन एफडीआई रिसीव की। हाल ही में हुए इंडिया यूएई इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट में यूएई ने इंडिया में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की। एफडीआई के अलावा गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंशियल बर्डन्स कम करने और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज और डिसइन्वेस्टमेंट करना भी शुरू कर दिया है। 2021 तक 8 पीएसयूज के डिसइन्वेस्टमेंट पूरे हो गए हैं। इनमें शामिल हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचएससीसी इंडिया लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और कामाराजर पोर्ट लिमिटेड। गवर्नमेंट सोर्सेज के माध्यम से ये पता चला है कि मई 2020 में हुए नीति आयोग ऑफिसर्स की मीटिंग में नए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी के तहत नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के 60 पीएसयूज को प्राइवेटाइज करने का डिसीजन लिया गया है। इन सब के अलावा गवर्नमेंट ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सागरमाला प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी मिशन और भी कई रेलवे और रोडवेज प्रोजेक्ट्स हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि मेक इन इंडिया अपने सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सफल नहीं रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स जितने एम्बिशियस थे उस हिसाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि मेक इन इंडिया के आने से देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। इसका सबसे बड़ा सबूत इंडिया की मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। आज इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर है। 2014 में इंडिया पूरे वर्ल्ड के टोटल मोबाइल फ़ोन्स प्रोडक्शन में 3% कंट्रीब्यूट करता था। वहीं 2020 में यह आंकड़ा बढ़ के 11% हो गया। दोस्तों, गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने के लिए मेक इन इंडिया के अलावा और भी कई सारे स्कीम्स लॉन्च किए। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, न्यू जेन इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, बायोटेक पुश इत्यादि उनमें से कुछ इनिशिएटिव्स हैं। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा रिलीज किए गए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में इंडिया कुल 100 देशों में से 20वें स्थान पर था। इन स्कीम्स के अलावा गवर्नमेंट ने इंडिया में यूथ को ट्रेनिंग देकर एम्प्लॉयबल बनाने के लिए साल 2015 में स्किल इंडिया मिशन को शुरू किया था। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से साल 2021 तक 1.07 करोड़ यूथ को यूजफुल स्किल्स में ट्रेन करके स्किल इंडिया मिशन ने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के मोटिव से हाल ही में गवर्नमेंट ने लेबर लॉज में भी चेंज लाए हैं। न्यू लेबर लॉज के अंडर 29 लेबर लॉज को 4 लेबर कोड्स में कोडिफाई कर दिया गया है और पुराने सारे रेलेवेंट लॉज हटा दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्किंग आवर्स 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दिए गए हैं और वीकली वर्किंग आवर्स 48 आवर्स हो गए हैं। इसका मतलब अब से 4 दिन का वर्क वीक होगा। हालांकि ये कंपनीज और वर्कर्स पर डिपेंड करेगा कि वो इन चेंजेस को अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 4 डेज वर्क वीक ऑफिस के रनिंग कॉस्ट को कम करेगा और वर्कर्स के प्रोडक्टिविटी लेवल को भी इंक्रीज करेगा। न्यू लेबर लॉ ने मिनिमम वेज को यूनिवर्सलाइज कर दिया है और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया है कि वर्कर्स को टाइमली पेमेंट मिले। इसके अलावा ट्रेड यूनियन एक्ट को भी अमेंड कर दिया गया है। अभी से कंपनीज सिर्फ उन्हीं ट्रेड यूनियंस को एज ए नेगोशिएटिंग यूनियन रिकॉग्नाइज करेंगी जिनके पास 51% से ज़्यादा वोट्स होंगे। गवर्नमेंट के अनुसार ये सारे लेबर रिफॉर्म्स इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इन्हांस करेंगे। दोस्तों, 2020 में लॉन्च हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स में स्किल डेवलपमेंट करके उन्हें एम्प्लॉयबल बनाना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेनली हॉलिस्टिक लर्निंग, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और वोकेशनल ट्रेनिंग को एम्फेसाइज करती है। एनईपी के अकॉर्डिंग स्कूल करिकुलम में सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट शामिल होंगे और ज़्यादा ध्यान वोकेशनल एजुकेशन पर दिया जाएगा। क्लास 6 से स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने आज के दुनिया में डाइवर्स नॉलेज की नीड को देखते हुए
चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंडर स्टूडेंट्स सारे स्ट्रीम से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ उनके पास रिलेवेंट स्किल सेट और मल्टीपल करियर ऑप्शंस भी होंगे। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज में है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यदि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट हो जाती है तो आने वाले समय में इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विकास के शिखर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस चाइना और इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बीच कंपैरिजन पर।